हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग डीसी जनरेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और इससे पहले हम लोग इससे पहले का जो लेक्चर में हम लोग देखे थे डीसी जनरेटर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे थे। मतलब हर एक टाइप का अलग अलग आप देख सकते हैं इस चैनल पे। अलग अलग टाइप के जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में वो देखे थे। इसमें एक दो न्यूमेरिकल भी है इस सेशन में और बहुत सारे क्वेश्चन हैं डीसी जनरेटर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन अ डीसी जनरेटर ब्रशेज आर मेड ऑफ कॉपर, अल्मोनियम, कार्बन और ग्रेफाइट या फिर लैमिनेटेड स्टील। तो कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम जो होता है डीसी जनरेटर या फिर डीसी मोटर के केस में, उसमें हम लोग करंट के डायरेक्शन को मतलब यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल करंट को कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि डीसी जनरेटर में क्या होता है कि आर्मेचर में एसी करंट जनरेट होता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम यूज होता है। तो वहाँ पे जो हमारा कम्यूटेटर हुआ वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है इन केस ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे लास्ट क्लास में। इसको रेक्टिफायर ही बोलते हैं, रेक्टिफायर। और डीसी मोटर में क्या होता है कि एसी हमारा डीसी है, डीसी इनपुट हम लोग लेते हैं और फिर आर्मेचर को सिंस एसी करंट चाहिए तो डीसी से एसी में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा, इसको इन्वर्टर बोलते हैं, इन्वर्टर। जनरेटर केस में ये हुआ रेक्टिफायर और मोटर केस में इन्वर्टर। ऑप्शन में कभी कोई मैकेनिकल रेक्टिफायर या फिर मैकेनिकल इन्वर्टर दिया रहता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया डीसी जनरेटर ब्रशेज आर मेड ऑफ। तो ब्रश बेसिकली कार्बन या फिर ग्रेफाइट से बना होता है। इस केस में ये आपको हम कम्यूटेटर बताया। कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम होता है डीसी मशीन में, जनरेटर हो या फिर मोटर। यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कम्यूटेटर को क्या बोलते हैं डीसी जनरेटर केस में, तो मैकेनिकल रेक्टिफायर। और डीसी मोटर केस में क्या बोलते हैं तो इन्वर्टर, क्योंकि यहाँ पे डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ब्रशेज यहाँ पे जो मेड है वो कार्बन या फिर ग्रेफाइट से है। इसका रीजन है, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है बहुत अच्छा होता है कार्बन या फिर ग्रेफाइट का। ठीक है, तो इसलिए कार्बन या फिर ग्रेफाइट सेलेक्ट किया जाता है। और इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, टॉलरेट हाई टेम्परेचर। ठीक है, बहुत अच्छा टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है, बहुत मतलब मेल्ट नहीं होता है, राइट, विदाउट मेल्टिंग, विदाउट मेल्टिंग। ठीक है, एक और ये सब स्टेटमेंट वाइज एग्जाम में क्वेश्चन जब दिया रहता है उसमें पूछा जाता है कि इसमें कॉपर का कौन कौन सा एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज है। तो उसमें यहाँ पे ये सब सारा स्टेटमेंट काम आएगा। बहुत हाई टेम्परेचर टॉलरेट करता है विदाउट मेल्टिंग, बहुत ही अच्छा सफिशिएंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है डीसी जनरेटर के इसमें ब्रशेज के लिए, कॉपर कार्बन के लिए, कार्बन यूज करते हैं तो। और एक और है टू रिड्यूस वियर एंड टीयर ऑफ कम्यूटेटर, वियर एंड टीयर ऑफ कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर का वियर एंड टीयर, क्योंकि कम्यूटेटर ब्रश पूरा एक साथ में सिस्टम होता है। करंट के डायरेक्शन कुछ मतलब अगर बाई डायरेक्शनल करंट यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे डीसी जनरेटर केस में आर्मेचर में बाई डायरेक्शनल करंट डेवलप हुआ है तो उसको यूनिडायरेक्शनल कन्वर्ट के लिए रेक्टिफायर है। ठीक है, तो ये हुआ कार्बन और ग्रेफाइट का बहुत सारे बेनिफिट्स, इसलिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर इज। अभी थोड़ा देर पहले लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर क्या करता है, आर्मेचर में जो है ऑल्टरनेटिंग करंट डेवलप होता है, उसको कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम के थ्रू डीसी में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे डीसी में है ना, डीसी करंट हम लोग आउटपुट में देना है तो एसी से डीसी में कन्वर्ट करेंगे। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। जो डिवाइस यूज करेंगे वो होगा रेक्टिफायर। इसको कभी कभी मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोलते हैं। तो फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर क्या होगा, टू चेंज एसी टू डीसी। इसका ये आंसर है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे कम्यूटेटर का। यही क्वेश्चन अगर पूछा गया फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन अ डीसी मोटर, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है डीसी मोटर में तो उसमें डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस को इन्वर्जन बोलते हैं। और जो डिवाइस यूज करते हैं, डिवाइस तो एक्चुअली यहाँ पे कम्यूटेटर ही यूज होता है दोनों केस में, बट इसको बोला जाता है इन्वर्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द आर्मेचर ऑफ अ डीसी मशीन इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस। इलेक्ट्रिकल मशीन में कहीं पे भी अगर आपको लैमिनेशन रिड्यूस करना है, आर्मेचर
इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कभी डीसी मोटर पूछ सकता है, डीसी जनरेटर पूछ सकता है, कोई भी डिवाइस हो। तो लैमिनेशन हमेशा एडी करंट लॉस होता है, ठीक है। लैमिनेशन करते हैं उससे एडी करंट लॉस कम होता है। आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। ये पहला कॉपर लॉस, इसका फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर आर। इसका आर लैमिनेशन से कोई रिलेशन नहीं है, आई स्क्वायर आर, ठीक है। करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ये कॉपर लॉस हुआ। ये हमारा फ्रिक्शन लॉस है। फ्रिक्शन लॉस बेसिकली जो एयर होता है ना, एयर रेजिस्टेंस, मतलब रोटेटिंग मशीन में, रोटेटिंग आर्मेचर में जो एयर का रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस हो रहा है वही फ्रिक्शन लॉस है। इसमें भी लैमिनेशन का कोई रोल नहीं है। और ये विंडेज लॉस, ये भी सॉरी विंडेज लॉस जो होता है ये होता है एयर के रेजिस्टेंस की वजह से। विंडेज लॉस कॉज्ड बाय एयर रेजिस्टेंस। मशीन जब रोटेट कर रहा है तो जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस हो रहा है, आर्मेचर रोटेट कर रहा है, तो ये हमारा विंडेज लॉस हुआ। और फ्रिक्शन जो लॉस है ये बेसिकली बेयरिंग में जो लॉस होता है ना, ब्रश एंड कम्यूटेटर में, ब्रश कम्यूटेटर के बीच में जो बेयरिंग लॉस है ये बेसिकली फ्रिक्शन लॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लैमिनेशन की बात कर रहा है, लैमिनेटेड करता है एडी करंट लॉस रिड्यूस करने के लिए। एडी करंट लॉस क्या होता है, सपोज ये कॉइल है, या इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट, किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। यहाँ पे इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, ये जो आप सर्कुलर करंट देख रहे हैं ये करंट है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, ये रेड वाला, ये है एडी करंट, एडी करंट, ठीक है। यहाँ पे एडी करंट हुआ। आर्मेचर कोर में जो लैमिनेशन होता है, एक तो हम लोग लैमिनेशन सपोज फुल ऐसा लैमिनेशन यूज कर सकता है, किसी भी चीज़ को पूरा लैमिनेट कर दिए, बट उसमें क्या करता है कि इसमें पूरा करंट फ्लो होने लगेगा ऐसे ऐसे, है ना। तो इसको बीच में लैमिनेट किया जाता है और इसको छोटे छोटे स्टैक में बनाया जाता है, अलग अलग शेप का होता है ये। फिर कभी मतलब कोर का जो होता है अलग अलग शेप का भी रहता है, उसका भी अपना अपना एडवांटेज है। ये जब बीच में लैमिनेशन होता है ना, तो इसके लैमिनेशन का वैल्यू को थिकनेस का बहुत कम रहता है, ठीक है। अच्छा, थिकनेस का बात अभी करता है। तो लैमिनेट करते हैं, इससे क्या होता है, ये जो एरिया है ना, जैसे इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो ये इसका एरिया कम हो गया, ये इसको बीच में लैमिनेट हो गया, ये करंट इधर से पास नहीं कर रहा, तो एरिया का जो हमारा हो गया ना, कम हो गया। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई, एकदम बेसिक। एरिया का वैल्यू कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, तो एडी करंट कम होगा। इससे क्या हो रहा है, एडी करंट का जो पाथ है लैमिनेशन से इंटरप्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एडी करंट का लॉस कम हो रहा है, लूप को एरिया नहीं मिल पा रहा है, लूप का एरिया कम हो जा रहा है, ठीक है। एडी करंट का लॉस का जो फॉर्मूला है के, ये एडी करंट कांस्टेंट है, बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी, ठीक है। ये एडी करंट कांस्टेंट है। ये हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये फ्रीक्वेंसी, ये थिकनेस, और ये वॉल्यूम है, वोल्टेज नहीं है, ठीक है। ये वॉल्यूम, ये हुआ टी थिकनेस, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, ये हुआ वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। एक तो मतलब आर्मेचर को जो डेवलप होता है, एक तो वो सॉलिड होता है, लेकिन हम लोग फिर ये स्टैक ऑफ थिन शीट इसको बोलते हैं, स्टैक ऑफ थिन शीट, राइट। ये थिन शीट कहाँ पे स्टैक है, इसको लैमिनेशन करते हैं तो ये जो एरिया में करंट फ्लो कर रहा है ना, ये कम हो गया, तो पाथ का हिंड्रेंस बढ़ गया, तो करंट का वैल्यू कम हो गया, ये फर्स्ट चीज़ है। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि लैमिनेशन टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, ठीक है। यहाँ से आप समझ गए कि लैमिनेशन करता है तो एडी करंट का वैल्यू बहुत कम हो जाता है। फिर इसमें एक और क्वेश्चन ये बनता है कि कंडक्टर का थिकनेस कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, मतलब सॉरी इंसुलेशन का थिकनेस, ठीक है। तो थिकनेस का वैल्यू हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं एडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। अगर ये हाफ भी करेंगे तो लॉस 1/4 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए थिकनेस का जो वैल्यू है लैमिनेशन का, वो हमेशा से कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना कम एडी करंट लॉस होगा। और फ्रिक्शन कॉपर लॉस तो समझ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, डमी कॉइल्स आर प्रोवाइडेड इन द जनरेटर इन ऑर्डर टू, डमी कॉइल है ना,
डमी कॉइल, डमी का नाम ही है, मतलब डमी मतलब इनएक्टिव कॉइल, इसका मतलब ये इनएक्टिव कॉइल। इनएक्टिव क्यों बोला जा रहा है ये बता रहे हैं अभी। डमी कॉइल आई प्रोवाइडेड जनरेटर टू एनहांस फ्लक्स डेंसिटी, नहीं फ्लक्स डेंसिटी को रिलेशन नहीं है। एम्पलीफाई वोल्टेज, जो कॉइल ही इनएक्टिव है मतलब वो कुछ, तो वो वोल्टेज को क्या एम्पलीफाई करेगा। प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर द रोटर और रिड्यूस एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस जहाँ पे भी ऑप्शन में आएगा तो आपको हमेशा लैमिनेशन, थिकनेस, इससे रिलेशन कोई ऑप्शन देखना है। डमी कॉइल क्या करता है कि प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर द रोटर, ठीक है। डमी कॉइल का ये हो गया। डमी कॉइल से रिलेटेड कुछ बातें ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है। ये पहले तो इनएक्टिव कॉइल है, इनएक्टिव कॉइल है मीन्स ये कॉइल जो है ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता मीन्स सपोज बहुत सारा स्लॉट है इस केस मशीन में। दूसरा चीज याद रखेंगे, ओनली यूज्ड इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग सिर्फ वेव वाइंडिंग के केस में यूज होता है ना। इसमें क्या है, वाइंडिंग को दो टाइप से करते हैं मशीन में, एक तो वेव वाइंडिंग, एक लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग के केस में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है वो पोल के बराबर होता है, और वेव वाइंडिंग के केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होता है। ये पहली चीज हुआ। और वेव वाइंडिंग के केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ स्लॉट्स जो है, नंबर ऑफ स्लॉट ये इक्वल टू नहीं होता है आर्मेचर पंच के। नंबर ऑफ स्लॉट जो है वो आर्मेचर पंच के इक्वल नहीं होता है। इससे होता क्या है कि वेव वाइंडिंग के केस में जो नंबर ऑफ स्लॉट्स हमारे पास है मशीन के आर्मेचर में वो आर्मेचर पंच के इक्वल नहीं रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सब में वाइंडिंग अगर इक्वल नहीं है तो सब में वाइंडिंग अलग अलग होगा, तो कुछ स्लॉट खाली रह जाता है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कम है। तो अगर स्लॉट खाली रह जाएगा तो मशीन में वाइब्रेशन होगा ना, जब मशीन बहुत स्पीड में चलेगा। तो सपोज ऐसे है यहाँ पे कुछ ऐसे, सपोज आर्मेचर वाइंडिंग हम लोग कनेक्शन किया हुआ है, इसमें से कुछ जो सर्कल है वो खाली रह जाता है। तो इसमें क्या होगा कि मशीन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। यहाँ पे कोई कॉइल है, यहाँ पे कोई कॉइल है, यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ खाली रह गया, तो मशीन जब रोटेट करेगा तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, कॉइल जो सेम इसमें कॉइल है, कॉइल इसमें भी रहता है, सेम कॉइल, सेम कॉपर का कॉइल जो किसी स्लॉट में है कंडक्टर, वो कॉइल इसमें भी है, बट ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये ऑप्शन में दिया रहता है इलेक्ट्रिकली नॉट कनेक्टेड, ठीक है। डमी कॉइल में बस यही ध्यान रखना, एक्टिव कॉइल नहीं है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है। जो कॉइल होता है वो बाकी कॉइल की तरह सेम होता है, बस उसका कनेक्शन नहीं किया हुआ रहता है, ठीक है। और ये हमेशा वेव वाइंडिंग के केस में ही यूज किया जाता है। इससे और क्या इसका बेनिफिट है, रिड्यूस वाइब्रेशन, रिड्यूस वाइब्रेशन, मेंटेन सिमेट्री, मेंटेन सिमेट्री, ठीक है। इतने चीज याद रखेंगे इससे, डमी कॉइल से। ये सारा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज दिया रहता है ऑप्शन में, 1 2 3 4 5 उसमें कौन सा सही है कौन गलत, ये ना ऑप्शन में पूछा जाता है, वो आप सवाल जब देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें ये याद रखना, कॉइल एक्टिव नहीं है, सिर्फ वेव वाइंडिंग के केस में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 रहता है, लैप वाइंडिंग में वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होता है। एक और कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे थोड़ा सा बताया था, इक्वलाइजर रिंग। इक्वलाइजर रिंग ये लैप वाइंडिंग के केस में यूज करते हैं, जैसे वेव वाइंडिंग के केस में डमी कॉइल यूज करते हैं, तो यहाँ पे इक्वलाइजर रिंग लैप वाइंडिंग के केस में यूज करते हैं। इसका काम है टू प्रिवेंट सर्कुलेटिंग करंट, टू प्रिवेंट सर्कुलेटिंग करंट, ठीक है। इस बात से यहाँ से इतना याद रखेंगे। रिड्यूस एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस कैसे रिड्यूस करेंगे, लैमिनेशन की थिकनेस को जितना कम करेंगे लॉस इतना कम होगा, क्योंकि ये एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिकनेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर आर यूज इन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में बेसिकली डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज किया जाता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर क्या होता है कि फील्ड एंड शंट वाइंडिंग
फील्ड एंड शंट वाइंडिंग और जो उसका कनेक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये हुआ। फिर शंट जनरेटर का यूज क्या करते हैं, बैटरी चार्जिंग वगैरह में करते हैं। सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं जो हमारा हाई लोड प्रोफाइल रहता है उसमें सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं। क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, इसमें जो वाइंडिंग का कनेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में रहता है, जैसे फील्ड और शंट वाइंडिंग का जो अपोजिट डायरेक्शन में है यहाँ पे सेम रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्ट्रे लॉस इज इक्वल टू। ठीक है, स्ट्रे लॉस बेसिकली फिक्स लॉस है, मतलब मीन्स वेरिएबल लॉस नहीं है, इसमें कॉपर लॉस को इंक्लूड नहीं करेंगे। स्ट्रे लॉस में जो मशीन में फिक्स लॉस होता है, कॉपर लॉस हमेशा वेरिएबल लॉस होता है। कॉपर लॉस आपको जहाँ पे दिखे, चाहे वो कोई सा भी मशीन हो, वो हमेशा वेरिएबल लॉस होगा, क्योंकि कॉपर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। करंट का वैल्यू हमेशा वेरी करता है लोड के हिसाब से, तो कॉपर लॉस हमेशा वेरिएबल लॉस होगा। तो फिक्स लॉस इस क्वेश्चन में कॉपर लॉस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो स्ट्रे लॉस क्या होगा, मैकेनिकल एंड आयरन लॉस। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। स्ट्रे लॉस जो है दो टाइप का होता है, पहला मैकेनिकल लॉस और दूसरा आयरन लॉस। ठीक है, मैकेनिकल लॉस भी दो टाइप का होता है, एक तो फ्रिक्शन, अभी थोड़ा देर पहले ये डिस्कस किया था, फ्रिक्शन लॉस, और एक विंडेज लॉस। ठीक है, फ्रिक्शन लॉस क्या होता है, जनरेटर का जो बेयरिंग है जब मूव करता है, सपोज दो चीज़ के बीच में बेयरिंग लगा हुआ है, तो उसके बीच में जो लॉस हो रहा है तो वो फ्रिक्शन लॉस में आएगा। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में जो लॉस हो रहा है वो फ्रिक्शन लॉस हुआ। ठीक है, विंडेज लॉस क्या हुआ कि आर्मेचर जो रोटेट कर रहा है, तो स्टेटर और बीच के बीच में एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस हो रहा है वो विंडेज लॉस हुआ। ठीक है, आयरन लॉस में क्या है, आयरन लॉस में क्या होगा, सॉरी, एक तो हिस्टेरेसिस लॉस, दूसरा एडी करंट लॉस। ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस, पहला हिस्टेरेसिस लॉस हुआ। इसका जो फॉर्मूला है KH BM की पावर X F इंटू वी, ये फ्रीक्वेंसी हुआ, यहाँ पे भी, यहाँ पे वॉल्यूम है, वोल्टेज नहीं है, ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और ये KH ये जो है हिस्टेरेसिस कांस्टेंट हुआ। ये BM की पावर X या कहीं पे N लिखते हैं, ये सिमिट्स कांस्टेंट होता है, ये अलग अलग मटेरियल के अलग अलग लिया जाता है। ठीक है, एडी करंट लॉस का तो अभी थोड़ा देर फॉर्मूला देखे पहले। तो बेसिकली ये स्ट्रे लॉस है, मैकेनिकल आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस फ्रिक्शन विंडेज, आयरन लॉस जो है हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस। अगला क्वेश्चन, द फील्ड कॉइल ऑफ ए 6-pole DC जनरेटर, 6-pole DC generator each having 500 ton, each having 500 turns are connected in series. When the field is excited, there is a magnetic flux of 0.0 Weber per pole. If the field circuit is opened in 0.2 सेकेंड, तो टाइम का जो वैल्यू है 0.02 सेकेंड है। और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, किसी मैग्नेट में ना वो मतलब अगर उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो या फिर कोई भी परमानेंट मैग्नेट, उसमें जो थोड़ा सा मैग्नेट होता है स्टार्टिंग में, तो वो बेसिकली रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हुआ। मतलब कि अगर पूरा जीरो किसी भी मैग्नेट का अगर पूरा उसका जो मैग्नेटिक इफिशियंसी है, मतलब जो उसका मैग्नेटिज्म जो अट्रैक्ट करने की क्षमता है, वो अगर पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर उसको चार्ज करना पड़ता है। तो यहाँ पर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक कैपेसिटी होनी चाहिए, तो वही होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। कैलकुलेट द एवरेज वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस द फील्ड टर्मिनल। ठीक है, फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो फॉर्मूला होता है ना, E=NdΦ/dt होता है। आप देखेंगे कि कनेक्टेड इन सीरीज कर रहा है, पहले तो 500 टर्न्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, 6-pole DC जनरेटेड ईच हैविंग 500 टर्न्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 500 टर्न्स यहाँ पे दिया हुआ है पर पोल, क्योंकि 6-pole DC जनरेटेड ईच हैविंग 500 टर्न्स, तो यहाँ पे जो एन टोटल होगा वो 500 इंटू 6 3000 हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना ईच हैविंग 500 टर्न, ये 3000 हो गया। अब इफ द फील्ड को जब एक्साइट कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 0.02 वेबर पर पोल, और इफ द फील्ड सर्किट ओपन इतना सेकंड, रेसिडुअल मैग्नेटिक इतना, तो जो चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ ना, मीन्स पहले 0.002 था, फिर आ गया 0.02 वेबर पर पोल, राइट। तो चेंज ऑफ फ्लक्स जो है ना, चेंज ऑफ फ्लक्स पर पोल, ठीक है, चेंज ऑफ फ्लक्स पर पोल क्या होगा, 0.02 माइनस 0.002, वैल्यू आ रहा है 0 पॉइंट कितना आएगा, 018 आ जाएगा। तो चेंज ऑफ फ्लक्स है 0.018 इंटू 6, 0.01 क्योंकि 6 पोल है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने, इसको फायदा तो नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। एन का जो वैल्यू है 3000 इंटू 3000 इंटू डी फाई क्या हुआ 0.018 इंटू 6 अपॉन डी टी 0.02। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16200 वोल्ट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इस टाइम पे जितना फ्लक्स में चेंज आया है बस वही पूछ रहा है क्वेश्चन में, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म दे रखा है, तो एवरेज वोल्टेज इंक्रीज कितना हुआ टाइम मिनट में। ये फ्रेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो बेसिक फॉर्मूला है उससे इक्वल टू NdΦ/dt, 16200 वोल्ट आ गया। क्वेश्चन पर ध्यान ये देना है कि डीसी जनरेटर ईच हैविंग 500 टर्न्स लिखा हुआ है 6 पोल में, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो 3000 होगा, 6 उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बस। अगला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF इज यूटिलाइज्ड। इंड्यूस्ड EMF को दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक तो हुआ स्टैटिक इंड्यूस्ड EMF, इसका नाम ही स्टैटिक है ना, तो सारे डिवाइस मतलब स्टेशनरी होगा, कुछ भी मूव नहीं करेगा, तो इसको यूज ये होता है यूज ट्रांसफार्मर में, ठीक है। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होता है, वहाँ पे हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो करंट वाइंडिंग में फ्लो होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, फिर दूसरे वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है उसकी वजह से। तो सारा डिवाइस जो है स्टैटिक है, कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, तो स्टैटिक इंड्यूस्ड EMF होगा ट्रांसफार्मर में, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF, तो इसमें कुछ ना कुछ एक पार्ट मूविंग होना चाहिए। एक तो चोक जो हमारे चोक का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, थर्मोकपल एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है, इसमें मूविंग पार्ट किसमें होता है, जनरेटर में। तो प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF इज यूटिलाइज्ड इन जनरेटर, ठीक है। जनरेटर, इसमें डायनेमिकली इंड्यूस्ड सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF, इसमें क्या है कि मैग्नेटिक सिस्टम, पहला तो दो कंडीशन है, पहला जो है मैग्नेटिक सिस्टम ये स्टेशनरी होना चाहिए, मीन्स कोई भी एक चीज मूव होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम स्टेशनरी एंड कंडक्टर इज मूविंग, या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम इज मूविंग एंड कंडक्टर इज स्टेशनरी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम यहाँ पे स्टेशनरी है, कंडक्टर मूव कर रहा है, यहाँ पे कंडक्टर स्टेशनरी है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम मूव कर रहा है। दोनों ही केस में मीन्स कोई किसी भी एक चीज में मूवमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट इंड्यूस हो रहा है या फिर फोर्स इंड्यूस हो रहा है, ये हुआ डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। मूवमेंट के केस में बेसिकली क्या होता है ना, जो हमारा बेसिक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या होता है, -dφ/dt, नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से अगर लिखते हैं तो इक्वल टू -Ndφ/dt, माइनस टर्म जो यहाँ पे है वो फोर्स जो है कॉज को अपोज करता है, इसलिए माइनस लगाते हैं बिकॉज ऑफ द लेंजेज लॉ, ठीक है। तो ये हमारा डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF हुआ। यहाँ पे एक और फॉर्मूला कभी आता है, कभी कभी BLV sin थीटा, मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो थीटा दोनों के बीच का एंगल है, B मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, ठीक है। तो BLV sin थीटा यहाँ से लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे इतना ही है जानने के लिए। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये तो फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF आप समझ गए। ट्रांसफार्मर का पूछेगा तो आंसर होगा स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सा रूल यूज किया जाता है,
तो जनरेटर में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और मोटर के केस में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये सारा चीज़ एग्जाम में अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में इतना ही। अगला क्वेश्चन, अ 200 वोल्ट डीसी जनरेटर सप्लाई 4 किलोवाट एट अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट, ठीक है। डीसी जनरेटर का बहुत सारा न्यूमेरिकल्स इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। अगर आपको क्लास नहीं देखिएगा, आपको उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी न्यूमेरिकल में। पहले से डीसी जनरेटर का डायग्राम बनाते हैं। ये डीसी जनरेटर हुआ, 200 वोल्ट डीसी जनरेटर, सप्लाई 4 किलोवाट, तो 4000 वाट। तो यहाँ पे जो करंट है ना, ये करंट कितना होगा, 4000/200, 20 एम्पियर, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। If the machine is operated as a motor at the same terminal voltage with the same armature current। इस क्वेश्चन में फील्ड वाइंडिंग का कुछ नहीं दे रखा है। अच्छा ओके, पहले मोटर का डायग्राम बनाते हैं। मोटर और जनरेटर का डायग्राम आप हमेशा सेम बना सकते हैं, बस यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। इसमें जो करंट का डायरेक्शन वो इनवर्ड, मतलब यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से अंदर गया, इसमें ऐसे। ये डीसी जनरेटर के इसमें यहाँ पे ऐसे, जनरेटर जो है करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा हो गया, ठीक है। करंट जो है यहाँ पे 20 एम्पेयर, इसमें शंट वैल्यू तो कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसको मान ली इग्नोर करते हैं। तो आर्मेचर करंट जो यहाँ पे आ रहा है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है डीसी जनरेटर सप्लाई 4000 वाट। अच्छा, मतलब आर्मेचर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये बेसिकली आर्मेचर करंट ही हुआ, क्योंकि डीसी जनरेटर सप्लाई 4 किलोवाट एट अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट। तो यहाँ पे जनरेटर जो इतना सप्लाई कर रहा है, तो आर्मेचर करंट 20 एम्पियर हुआ। तो जनरेटेड वोल्टेज कितना होगा, 200 + 20 इंटू हाफ, ये 210 वोल्ट हो गया, ठीक है। जो हमारे जनरेटेड वोल्टेज यहाँ पे है जनरेटर केस में। अब यहाँ मोटर केस में भी क्वेश्चन में दे रखा है सेम टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे 200 लिखेंगे विद द सेम आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 20 एम्पियर, और ये हमारे यहाँ पे बैक ईएमएफ। इस लूप में ऐसे केवीएल लिखेंगे, तो बैक ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, 200 माइनस 20 इंटू 0.5 का मतलब हाफ, ये कितना है, 190 वोल्ट, राइट। 190 वोल्ट है। जो बेसिक फॉर्मूला है ईएमएफ इक्वेशन का मोटर जनरेटर केस में, वो होता है P/NZ/60A। ये फॉर्मूला हमें से याद रखना है। और इस केस में जो भी चीज़ नहीं दिया हुआ है वो मतलब कांस्टेंट मान रखा है क्वेश्चन में भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे आपसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ जनरेटेड ईएमएफ NG टू द मोटर स्पीड NM, रेशियो पूछा गया। तो आप देखें यहाँ से, E जो है N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, E N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो E जनरेटर अपॉन E मोटर, मोटर केस में ये क्या होता है, बैक ईएमएफ होता है EB अपॉन N जनरेटर अपॉन N मोटर, ठीक है। जनरेटर केस में कितना है, जनरेटेड ईएमएफ 210, बैक ईएमएफ कितना है 190, या NG अपॉन NM। ये जब आप सॉल्व करेंगे NG अपॉन NM, यहाँ 0 करेगा 21/19, मतलब ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया, बचा ये दोनों। तो इसका आंसर होगा 1.105। ये बिना सॉल्व किए भी आप देख सकते हैं। 19 और 21 में ये 1.25 तो नहीं आएगा। 19 का 1.25 कितना होगा, एक अंदाज पर लगाएंगे तो 19 का 1/4, 5 उससे थोड़ा कम, तो 19 5 24, मतलब ये 23-24 होना चाहिए था, तब ये 1.25 होगा। इसीलिए ये बिना सॉल्व किए भी आप फटाक से इस मार सकते हैं। इसका आंसर 1.105 होगा, ठीक है। बस दोनों का डायग्राम बनाना है, ईएमएफ का वैल्यू निकालना है। एक बार का डायग्राम अच्छे से मोटर या जनरेटर केस में बन गया तो किसी में दिक्कत नहीं होती। ये फॉर्मूला हमें से याद रखना है। और इसमें जो भी जिस भी वेरिएबल का कोई चर्चा नहीं है क्वेश्चन में, वो कांस्टेंट माना गया है। बाकी को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे करेंगे उसके हिसाब से आंसर आ जाता है।
अगला क्वेश्चन, अ डीसी जनरेटर डिलीवर्स अ 30 एम्पियर करंट टू अ लोड ऑफ इतना बाय कंज्यूमिंग 4500 जूल पर सेकेंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, डिटरमाइन द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट है। आउटपुट क्या है? जो डीसी जनरेटर डिलीवर कर रहा है, जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट हुआ। तो आउटपुट क्या है? 120 इंटू 30। और इनपुट क्या होगा? जूल पर सेकेंड बेसिकली वॉट होता है, ये बेसिकली 4500 वॉट ही है ना। पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी का यूनिट जूल अपॉन टाइम सेकेंड, तो 4500 वॉट ही है। यहाँ से 4500 हुआ। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो से एक एक कट गया, 36 अपॉन 45, 9 4 जा 36, 9 5 45, 4 बटे 5, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 80%। ये डीसी जनरेटर का एफिशिएंसी हो गया, और है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट बस करना था, क्योंकि लॉस वगैरह का इस क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा है, तो सिंपल आउटपुट अपॉन इनपुट करना है। अगला क्वेश्चन, नो लोड रोटेशनल लॉस इन इलेक्ट्रिकल मशीन कंसिस्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, स्टेटर कोर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, रोटर कोर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, नो लोड कोर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। बेसिकली नो लोड रोटेशनल लॉस है, तो पहले तो कॉपर लॉस का इसमें कुछ चर्चा नहीं होगा, लेकिन कॉपर लॉस ऑप्शन में है भी नहीं, तो इसका आंसर डी होगा। नो लोड कोर लॉस, फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस, मतलब इसमें सारा कुछ इन्वॉल्व हो गया। नो लोड कोर में स्टेटर को, रोटर को जो भी है, और फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस जो भी है, तो सारा नो लोड रोटेशनल लॉस है, इसमें सब इंक्लूड हो गया। फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस का थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे कि जो बियरिंग में होता है या फिर ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में जो लॉस है वो फ्रिक्शन लॉस है, और एयर स्टेटर और रोटर के बीच में एयर के रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस हो रहा है ये विंडेज लॉस है। ये सारा चीज़ याद रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विंडेज लॉस कौन सा है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है गलत है, उस टाइप से। अगला क्वेश्चन, फील्ड वीकनिंग कंट्रोल मेथड इज यूज फॉर द, ठीक है, फील्ड वीकनिंग कंट्रोल मेथड, तो ये बेसिकली बिलो रेटेड स्पीड, एबव रेटेड स्पीड, नन ऑफ दी, जब बोथ बिलो एंड एबव। तो फील्ड वीकनिंग मेथड क्या है? ये हमारा बेसिकली डीसी मोटर है, फील्ड को वीक करके स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है। फील्ड वीकनिंग मेथड इज यूज फॉर द अबव रेटेड स्पीड। अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए, ई का जो फॉर्मूला है क्या होता है? P5NZ अपॉन 60 है। ये तो नंबर पोल किसी मशीन में कांस्टेंट होता है, ठीक है, 60 भी कांस्टेंट है, ए नंबर ऑफ पाथ कांस्टेंट होगा, तो ई और नंबर ऑफ कंडक्टर किसी मशीन में कांस्टेंट होगा, तो ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ? 5 इंटू एन हुआ, ठीक है। इस मेथड में क्या करते हैं, ये फील्ड रेजिस्टेंस मेथड बेसिकली है, फील्ड रेजिस्टेंस मेथड, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रियोस्टैट यूज कर सकते हैं, या फिर जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोला जाता है, जो दोनों सेम चीज़ है, उससे फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू को बढ़ाया जाता है। आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट होगा ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा? करंट का वैल्यू कम होगा, करंट कम होगा, करंट की वजह से क्या होता है? फ्लक्स जनरेट होता है, करंट कम होगा तो फ्लक्स कम होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं फ्लक्स का जो वैल्यू है ई अपॉन एन है, एन लिखते हैं, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई अपॉन फाई। फाई का वैल्यू कम हो रहा है, फाई कम हो रहा है यहाँ से देखें, तो उससे क्या होगा? स्पीड का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक, तो इसलिए अबव रेटेड स्पीड। सिंपल, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू को बढ़ाया जाता है, करंट का वैल्यू इस फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस में कम हो गया, करंट कम हुआ तो फ्लक्स कम हुआ, फ्लक्स कम हुआ तो स्पीड बढ़ गया। तो ये फील्ड वीकनिंग, फील्ड वीक कर रहे हैं ना हम लोग, इसीलिए फील्ड वीकनिंग मेथड है। फील्ड वीक करके यहाँ पे स्पीड को बढ़ाया गया, तो इसका आंसर अबव रेटेड स्पीड है। बिलो रेटेड स्पीड क्या होता है? ये आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है। यहाँ पे ये फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे स्पीड बिलो जाता है, ठीक है।
तो इस यहाँ पे फाई का जो वैल्यू हुआ वो जैसे जैसे कम हो रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीखने को मिला होगा। क्लास कैसा लगा बताना, कुछ और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए अभी बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में।